हेलो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये किया था कि विस्थापन अभिक्रियाएं हम लास्ट में कर रहे थे और उसी से वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। हमने देखा था कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। लोहा जो है आयरन, वो भी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को यानी तांबे को विस्थापित कर देता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आयरन और जिंक ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। इसी तरह जिंक जो है आयरन सल्फेट में से आयरन को विस्थापित कर सकता है। अतः जिंक जो है आयरन और कॉपर दोनों से अधिक अभिक्रियाशील है। यानी इन तीनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जिंक, उससे कम आयरन और कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील है। यानी जिंक जो है कॉपर को भी विस्थापित कर सकता है, आयरन को भी विस्थापित कर सकता है। आयरन कॉपर को विस्थापित कर सकता है लेकिन जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। एक और महत्वपूर्ण बात हमने अधातुओं के बारे में भी की थी। अधातुएं हमें पता है जल से अभिक्रिया नहीं करती, अधातुएं तनु अम्लों से भी अभिक्रिया नहीं करती, ये हमने पढ़ा था। इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि फास्फोरस जो है वो बहुत अधिक अभिक्रियाशील अधातु है और इसीलिए जब भी फास्फोरस को वायु में रखा जाता है तो वो आग पकड़ लेती है, क्योंकि बहुत अभिक्रियाशील है और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेगी। तो इस से बचाने के लिए फास्फोरस को हमेशा जल के नीचे रखा जाता है, क्योंकि फास्फोरस अधातु है, जल से अभिक्रिया नहीं करती और इसीलिए फास्फोरस को जल में रखा जाता है ताकि वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में न आए और आग ना पकड़े। तो हम क्या कहेंगे, फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है, ये हमारा प्रश्न बनता है। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे कि उसको फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है? हम कहेंगे फास्फोरस बहुत सक्रिय या अधिक क्रियाशील अधातु है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है। तो फास्फोरस को वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क से बचाने के लिए हम कहाँ रखते हैं? पानी के नीचे रखते हैं। अतः फास्फोरस को जल के नीचे या जल में रखा जाता है, जल में रखा जाता है ताकि फास्फोरस ऑक्सीजन के संपर्क में न आए।
संपर्क में न आए। इस कारण उसको जल के नीचे रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। जैसे ही खुला छोड़ेंगे, खुला छोड़ते ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी और आग पकड़ लेती है। तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, इससे बचाने के लिए हम उसको किसी पॉलीथीन में डालकर और जल के नीचे रख देते हैं, यानी जल में रख देते हैं। अब है बच्चों धातुओं और अधातुओं के उपयोग, और उसके बाद हम करेंगे इसके अंदर बहुत सारी परिभाषाएं, एक दो और भी बची हैं, और इस चैप्टर की जितनी एक्सरसाइज है उसको भी हम एक एक यहां पर करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसकी। धातुओं के उपयोग, सबसे पहले आप लिखेंगे धातुओं के उपयोग। नंबर 1, धातुएं जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, आदि इनका उपयोग कहाँ होता है? गाड़ियां जितनी भी बनती हैं उन गाड़ियों के, मोटर गाड़ियां जो हैं, वायुयान हैं, उनको बनाने के लिए आदि मोटर गाड़ियां मोटर गाड़ियों को बनाने में किया जाता है। करते हैं, सीधा लिख दो। नंबर 2, एल्यूमिनियम जैसी धातुओं का, एल्यूमिनियम जैसी हल्की धातुओं का उपयोग वायुयान बनाने में किया जाता है। वायुयान बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम, तांबा, तांबा मतलब कॉपर, जैसी धातुओं का उपयोग विद्युत तार व बॉयलर, बॉयलर होते हैं पानी वगैरह को के टैंक होते हैं, उसमें उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, फैक्ट्रियों में उपयोग होते हैं बड़े बड़े बॉयलर, बॉयलर बनाने में किया जाता है। नंबर 4, धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। आयरन का उपयोग, आयरन इस्पात, आयरन का ही बना होता है। इस्पात का उपयोग भवन निर्माण, पुल निर्माण आदि में किया जाता है। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग
भोजन व दवाई पैकिंग में करते हैं, में किया जाता है। सोना चांदी जैसी धातुओं का उपयोग धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। बनाने में किया जाता है। ये मैंने 7 उपयोग लिख दिए बेटा। आप भी बहुत सारे और उपयोग अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि चारों ओर हमारे तरफ धातुएं ही धातुएं हैं, उनका इतना सारा उपयोग है। जैसे आप देखिए एल्यूमिनियम का उपयोग पंखे बनाने में किया जाता है, कूलर है, जितनी मशीनें आपके चारों ओर है, खिलौने बनाने में किया जाता है। आप लिख सकते हैं कि धातुओं का उपयोग साजो सजावट का सामान बनाने में किया जाता है, रेलगाड़ियां बनाने में किया जाता है। बहुत सारे उपयोग आप और भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अधातुओं के उपयोग अधातुओं के उपयोगों में अधातुओं के उपयोग नंबर 1, ऑक्सीजन एक अधातु है। ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीव श्वसन के लिए करते हैं, यानी इसके बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। अधातु है ऑक्सीजन, उसका उपयोग हम क्या करते हैं? श्वसन के लिए करते हैं, जीवन के लिए आवश्यक है। अधातुएं जैसे नाइट्रोजन, पौधे जो हैं इनका उपयोग करते हैं, क्योंकि उर्वरकों में इनका उपयोग होता है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि का उपयोग उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है, बनाने में किया जाता है। उर्वरक बनाने में, क्योंकि पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनकी आवश्यकता होती है। ये सभी अधातुएं का उपयोग करते हैं। क्लोरीन अधातु का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है। क्योंकि कीटाणु को मारने के लिए हम क्लोरीन उसमें मिलाते हैं। टिंक्चर आयोडीन, डीन में आयोडीन अधातु है। आपको पता है टिंक्चर आयोडीन जो है वो एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो आयोडीन का उपयोग आयोडीन का उपयोग किया जाता है। जो हानिकारक जीवाणुओं को मारती है। तो इस प्रकार से उर्वरकों में उपयोग हो गया, जल के शुद्धिकरण में उपयोग हो गया,
जीवन के लिए आवश्यक है, उर्वरक और जल के शुद्धिकरण के अंदर एंटीबायोटिक के रूप में अनेकों उपयोग हैं अधातुओं के भी हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो इस प्रकार से आप और भी उपयोग लिख सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, एक परिभाषा और लिखते हैं। तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं आप प्रश्न लिखेंगे तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? तत्व क्या है कि ऐसा रस पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसको रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा अथवा विद्युत द्वारा गर्म कर या ठंडा करके इत्यादि सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तत्व तो जिसे ना तो हम किसी भौतिक विधि के द्वारा, ना रासायनिक विधि के द्वारा, ना ही विद्युत के द्वारा हम उसको और सरल भागों में विभाजित कर सकते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। प्राकृतिक रूप में बानवे तत्व उपलब्ध हैं, 92 तत्व पाए जाते हैं। जैसे आप उदाहरण हम कह सकते हैं कुछ के हाइड्रोजन, जो अपने नाम सुनते हैं उन्हीं का हम यहाँ लेंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये नाम हमने सब सुन रखे हैं, उन्हीं के नाम लिख रहा हूं मैं। आयरन यानी कि लोहा, हमने जिंक का नाम भी सुना, तांबा, सोना, चांदी आदि, ये सब तत्व हैं। इन सभी तत्वों को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। तत्वों को उनके गुणों के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 धातु, जो चमकदार, कठोर, विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अधातु, जो विद्युत ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती हैं, कठोर नहीं होती हैं, चमकदार नहीं होती हैं। और तीसरी हैं उपधातु। उपधातु होती हैं कि जिसके अंदर धातुओं तथा अधातुओं के दोनों के गुण होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातु बोलते हैं। जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण हो, वो क्या कहलाती हैं? उपधातु। आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण बातें करेंगे। धन्यवाद।